भारत माता की, जोर से दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखो कार्यकर्ता, आप लोग अभी पहला सेशन किस विषय पे था? तीसरा। कौन से दो विषय हो गए? वैचारिक अच्छा, वैचारिक अधिष्ठान, और दूसरा हो गया था यही। दो सेशन हुए, एक हुआ? दो। कौन कौन से हुए चलो आप बताओ। एक तो वैचारिक अधिष्ठान, दूसरा ही। अच्छा चलो, यहाँ पे देखिए कार्यकर्ता का अभी कार्य पद्धति और संगठन और कार्य का महत्व, इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत भाषण मुझे देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ता की पहली पहचान क्या है? जोश, उत्साह होना चाहिए, है ना? कोई भी कहते हैं ना, अगर उत्साह से कोई काम करते हैं तो वो सफल हो जाता है। तो आज पूरे उत्साह के साथ हमें दिखाना है कि हम कितने जोश से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। एक दो बार हम और नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच इस कृष्णानगर मंडल के अध्यक्ष श्री प्रधान जी है ना? हाँ, कौशिक, मनीष तिवारी जी ना? हाँ, हमारे कृष्णानगर मंडल के अध्यक्ष मनीष तिवारी जी, और जो आज सफल संचालन कर रहे थे सुमेर जी महामंत्री। यहाँ पर हमारे जिला के महामंत्री चंदगी राम जी और हमारे डिम्पल बहन महामंत्री जी। हमारे बीच प्रमुखता से उपस्थित कार्यकर्ता मुक्तानंद प्रधान जी। एक बार मुक्तानंद प्रधान जी है ना? हाँ, नहीं आप बैठे रहे। अंकित कौशिक जी, नमस्कार। कई बार नाम रिपीट हो जाए तो अच्छा है। रामेश्वर प्रधान जी, आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं आप? अच्छा, इन सबका एक बार तालियों से स्वागत करिए। देवेंद्र तिवारी जी, उत्तराखंड के प्रतिनिधि जी, आपका भी अभिनंदन। बबलू यादव जी आज बाहर हैं। पूनम सिंह जी बाहर, अच्छा, जो मंडल के प्रभारी हैं। डिम्पल आनंद जी, देवेंद्र शर्मा जी मंडल महामंत्री, नमस्कार। राकेश शर्मा जी मंडल उपाध्यक्ष, और यहाँ पर उपस्थित महिला शक्ति कार्यकर्ता बंधुओं। देखिए, जो विषय है आज मुझे जो लेना है, संगठन की कार्य पद्धति, और यह संगठन की जो भारतीय जनता पार्टी के हम साथ जुड़े हुए हैं, इसकी कार्य पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं। इसी के कारण जब हमारे 2 एमपी थे तब भी हम इसी उत्साह से काम करते थे, और आज 11 वर्ष से ऊपर हो गए, केंद्र में हमारी सरकार है, तीसरी बार हमारी सरकार है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अब दूसरी बार लगातार सरकार है, और तीसरी बार अभी बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 15 प्रदेशों से ज़्यादा हमारी सरकार है, तब भी हम समाज के लिए उसी प्रकार चिंता करके सारे समाज को जोड़ के राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हैं। ये हमारे संगठन की विशेषता है ना? आप सबको विश्वास है ना इस बात पे कि ना, बहुत जब हम उन्नति कर लेते हैं तो बहुत अहंकार में आके किसी को कुछ समझते नहीं, और जब हम किसी कारण से हमारे को समाज का, जनता का उतना समर्थन नहीं मिलता, तब हम पूरी तरह से डिप्रेशन या असमंजसता की स्थिति में नहीं होते। जब हमारे 2 एमपी रह गए थे, तब भी अटल जी ने गोवा के उस कार्यशाला में, कार्य समिति में कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, और वह चरितार्थ हो गया। आज हम लोग मजबूती से केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकारों में सत्ता में है, और उसी जीवंत संगठन के साथ है।
कई संगठन होते हैं 100 साल हो गए तो वो एक मृत प्राय से हो जाते हैं, उसमें लिथार्जी आ जाती है, थकान हो जाती है। आज हम लोग 1952 से, भारतीय जनसंघ की स्थापना सन 1952 में हुई थी और उसके बाद सन 1982 में अपना भारतीय जनसंघ हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उतार चढ़ाव हमने देखे, लेकिन संगठन की मजबूती के साथ हमारा संगठन आगे ही बढ़ता रहा। उसका कारण क्या था? संगठन की एक विचारधारा है। हम सब लोगों को क्या चीज जोड़ती है? एक विचार है। हमारे पंडित दीनदयाल जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी एकात्म मानव दर्शन, यानी समाज में सभी लोगों को एक तरीके से देखना, आत्मसात करना, भाई बंधुओं की तरह देखना, उनकी चिंता करना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना और उनको सरकार की योजनाओं के साथ लोगों को जोड़ना, यह हमारा विचारधारा थी। एकात्म मानव दर्शन और विकसित भारत की बात भी थी। एकात्म मानव दर्शन और जो अपना अंत्योदय की बात है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, और इसी उद्देश्य से हम काम भी करते हैं। तो एक जो प्रमुख बात है किसी संगठन के लिए, वह उसकी कार्य पद्धति की विशेषता ये होती है कि उसके अंदर एक विचारधारा होती है। तो विचारधारा अगर नहीं होगी तो आज हम कई संगठनों को देखते हैं जो आपस में कंफ्यूजन है। कोई कुछ कह रहा है, उसका एक नेता या कोई कार्यकर्ता कोई और बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से, चाहे आसाम हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आप राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के विषय पे कोई बात करेंगे तो उसका रिस्पांस एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विचारधारा है राष्ट्र प्रथम। वो विचारधारा में क्लैरिटी है कि हमें देश के हित में काम करना है, और इसीलिए उस विचारधारा से हम सबके सोच जो है एक तरीके की चलती है। तो विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमें अगर संगठन को मजबूत करना है तो आवश्यकता है कि उस विचारधारा को समझना, उसके बारे में जानना और उस विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करना। केवल किताबों में लिख के हमने लिख दिया कि राष्ट्र प्रथम और हमारे अपने आचरण में वो नहीं आया तो वह किसी भी तरह से हम लोगों को एक साथ जोड़ नहीं पाएगा। तो विचारधारा संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब विचारधारा तो हो गई, लेकिन केवल विचारधारा को प्रोपेगेट करते ना, हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है, जनता तक, समाज तक, देश तक, सब विश्व तक पहुंचाना है, तो उसके लिए एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आज यहाँ मंडल की संरचना है, मंडल अध्यक्ष ने, महामंत्री जी ने, जिला मंत्री जी ने, पूरी एक संरचना के थ्रू कार्य हुआ। अब मैं केंद्र में काम करता हूँ तो पहले ये जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, सबसे पहले हुआ केंद्र में। केंद्र की टोली को उन्होंने पूरा बताया कितने विषय लेने, क्या लेने, बैठ के मंथन हुआ कैसे लेना है, किस तरह कार्यकर्ताओं का विकास होना है, किस तरह विचारधारा को पहुंचाना है, किस तरह संगठन का निर्माण होना है, इस सब पे गहन चिंतन हुआ। उसके बाद हुआ प्रदेश के लेवल पे, फिर प्रदेश के लेवल पे ऐसी तरह की कार्य प्रशिक्षण वर्ग हुए। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण तो हर व्यक्ति को चाहिए, आज मुझे भी चाहिए। विचारधारा कभी पता भी चल गई, पढ़ गई, फिर उसको रिपीट करना है, फिर उसको अपने जीवन शैली में लाने के लिए बार बार प्रयास करना है। हमें रोज सवेरे उठना है, माँ बाप की उनकी इज्जत करनी है, और समाज में अपने लोगों का ख्याल करना है। तो ये सब चीज़ें, बातें तो हैं, लेकिन उनको अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए, आचरण में जाने के लिए रिपीट करना होता है। तो प्रदेश स्तर पे हुआ, फिर क्षेत्रीय स्तर पे हुआ, फिर उसके बाद जिला स्तर पे हुआ ऐसी कार्य पद्धति प्रशिक्षण वर्ग, और उसके बाद फिर अपने मंडल अध्यक्ष पे हुआ, नीचे तक जाएगा, प्रवास भी होगा, रात्रि विश्राम भी होगा। इस तरह से पूरा उसका रिपीटिशन हुआ। तो संगठन की संरचना हुई। एक संगठन किसी प्रक्रिया के अंतर्गत काम करता है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, वो पूरा जो संगठन का ढांचा है वो बूथ शक्ति केंद्र तक स्टैब्लिश हो गया। इसी के कारण मजबूत है। आज
इतने लोग कोशिश करते हैं, हमें कांग्रेस के लोग भी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि अरे अगर हम लोग भी, उन्हें भी लगता है हम भी बहुत काम कर सकते हैं, हमारे विचार भी है, लेकिन हमारे पास संगठन नहीं है जो हमारी बात को जनता तक पहुंचाए, जनता की बात को हम तक पहुंचाए। और हम मजबूत इलेक्शन मैनेजमेंट करना है, कार्यशालाएं करनी है, इन सब के लिए जो संगठन की आवश्यकता है, तो विचारधारा के साथ संगठन की आवश्यकता है। हम लोगों ने एक बहुत प्रयास से, हर व्यक्ति के लिए कोई पद है, उसका जिम्मेदारी है, उस पद के अधिकार भी हैं, उस पद के प्रोटोकॉल भी हैं, इन सबको प्रदेश से लेके कोशिश की जाती है कि नीचे से लेके ऊपर तक उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए और रिपीट किया जाए। और फिर तीसरी चीज क्या है, कोई बता सकता है महत्वपूर्ण क्या है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? विचारधारा हो गई, संगठन हो गई, अब संगठन बन गया, उसके लिए तीसरी चीज क्या है, बोलो? ये है कि संवाद की बात इन्होंने कही है कि संवाद है, लेकिन और तीसरा है कि आप किसके साथ, कार्यकर्ता। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ता भी चाहिए। हर काम के लिए आपने पद भी बना दिया और ढूंढ रहे हैं कि वो किसको बनाए। अब यहाँ पे महिलाएं भी हैं, वो अपना घर से काम छोड़ के आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, युवा है, और सब लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए। तो कार्यकर्ता तीसरा महत्वपूर्ण है। विचारधारा, संगठन, कार्यकर्ता, और फिर जो इन्होंने किया, आपका क्या नाम है? हाँ, तो इन्होंने जैसे कहा कि उसके बाद जब कार्यकर्ता आ गया, आपने उसको पद भी दे दिया, उसकी जिम्मेदारी भी दे दी, उसको अपना कार्यभार भी समझा दिया, तो उसका विकास भी होना चाहिए, उसको संवाद के प्लेटफॉर्म भी मिलने चाहिए। तो कार्यकर्ताओं के गुण यानी कार्यकर्ता का विकास और निर्माण सतत होना चाहिए, और यही प्रक्रिया है। ये सब जो कार्य पद्धति है, इसमें जिम्मेदारी देके किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, उसको काम बताते हैं, तो उसका कार्यकर्ता का विकास है, और इस तरह से संगठन आगे बढ़ता है। ये हमारी कार्य पद्धति की विशेषता है। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद जो चीज़ें विशेषताएं हैं, मैं कुछ विशेषताएं भी बताऊंगा कि कार्य पद्धति की हमारी विशेषता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि हर वक्त ऊपर से लेकर केंद्र से नीचे तक लोग सोचते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका कंटिन्यूअस विकास कैसे हो, उसको उसकी जानकारी कैसे मिले, वो कार्य करने के लिए उसको क्या क्या आवश्यकता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसको एम्पावरमेंट भी चाहिए। तो कार्यकर्ता का वैचारिक विकास भी चाहिए, उसको सभी तरह के उसके सभी आयाम, उसकी संवाद शैली, उसको वक्ता की ट्रेनिंग हो, इस तरह की चीज़ें साथ में वो रहती है। दूसरी जो कार्य पद्धति की विशेषता है वो है परस्पर समन्वय। अब कार्यकर्ता भी बन गए सब आपस में, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं करा। आप किसी ने जाके वहाँ काम करना शुरू कर दिया, किसी ने किसी और तरीके से काम करना शुरू किया। तो परस्पर समन्वय के साथ काम करना है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी लेते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें, संगठन भी, समाज में कई एनजीओस के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपस में सभी कार्यकर्ताओं का समन्वय होना चाहिए। और पारिवारिक भाव है। आज हमारे किसी व्यक्ति के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ, पदाधिकारी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसके परिवार में कोई दुख की समस्या आ गई, या उसके परिवार में कोई खुशी की बात है, तो हमें उसके साथ जुड़ के उसको हेल्प भी करनी है, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए भी काम करना। बहुत सारी चीज़ें सब आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको रिपीट करते हैं ताकि आप लोग भी आगे जाके जब इस काम को बताएंगे अपने सामने, कि जो नीचे मंडल से उधर शक्ति केंद्र वगैरह तक में कार्यक्रम होंगे, तो ये बात होंगी। अब जब मैं अपने उत्तर प्रदेश की कार्यशाला में वाराणसी गया, तो एक 40 साल का कार्यकर्ता जिसको एक विषय दे दिया था, और वहाँ पे अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय पार्टी के महामंत्री और वो सब बैठे हुए सामने सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम ये इसको बोल दिया तो आज सामने बैठे हुए लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक तरीके से वक्ता का भी एक तरीके से
विकास होता है, उसको भी एक तरह की ट्रेनिंग होती है। तो ये चीज़ें, पारिवारिक भाव रहता है तो अपने से छोटे का भी सम्मान करना है, बड़े को उसके स्थान पे उचित सम्मान देना है, और समाज के हर वर्ग को लेके चलना। जब भी हम संगठन की संरचना करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि महिलाओं को भी उसमें भूमिका मिले, युवाओं को भी उसमें भूमिका, पदाधिकारी के संगठन में कितने लोग हैं, सभी समाज के हर जाति का, वर्ग का व्यक्ति उसमें है कि नहीं। इस तरह से 16 पदाधिकारी हैं तो उसके पूरे संगठन, समाज का हर वर्ग है, आपस में पारिवारिक भाव है, समन्वय के साथ काम करना है, कार्यकर्ता का विकास होना है, और सबसे बड़ी बात है कि हरदम राष्ट्र प्रथम रखना है। देखिए, हर आदमी को अपनी व्यक्तिगत तरीके से उसकी आकांक्षाएं होती, अपेक्षाएं होती है। ऐसा तो हम कह नहीं रहे कि भाई तुम सब घर परिवार छोड़ के बिल्कुल 24 घंटे पार्टी का काम करने लगो, समाज में ही काम करने लगो। तुम्हें परिवार भी चलाना है, तुम्हें अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान भी चलाना है, अपने माँ बाप का, घर के लोगों का, समाज का, सगे संबंधियों का भी काम देखना है। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट आ जाए, कहीं ऐसी चीज स्थिति आ जाए कि हम भी देखते हैं ना, मेरा व्यक्तिगत आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, लेकिन परिवार के हित में कोई चीज हो गई तो मुझे कुछ ऐसी चीज करनी पड़ रही है कि जो परिवार का हित उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और मेरे व्यक्तिगत लाभ को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो ये एक प्रक्रिया है, परिवार, व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश। तो अगर हम समन्वित करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कहीं कन्फ्लिक्ट आता है, इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट आता है, तो हमें राष्ट्र प्रथम को सामने रखना है। हम सेना में भी देखते हैं, इतनी जगह देखते हैं कि अपनी जान पे खेल के भी वो राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। तो क्यों है? क्योंकि वो 20-20, 25-25 साल के लोग इतने करते हैं। तो यह राष्ट्र प्रथम की भावना को रखे कि हमारे देश की सुरक्षा होगी, हमारे देश के इंटरेस्ट को फर्स्ट हम पहले रखेंगे, तभी हम फर्क देखते हैं हमारी कार्य पद्धति में। आज आप देखिए, रशिया से ऑयल खरीदना है, हम लोगों ने कभी बंद नहीं किया, और हमारे अपोजिशन के लोग बिना बात पे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं कि भाई अमेरिका, अब उस वो क्या, हमने पिछले साल भी रशिया से अपना ऑयल कंटिन्यूस खरीदना रखा चालू, जबकि अमेरिका का पूरा दबाव था। 33,000 करोड़ रुपया हमने एक साल में रशिया से सस्ता ऑयल खरीद के अपना बचाया। उसके बाद भी उसका, अमेरिका का कितना भी प्रेशर था, फिर भी हम ऑयल खरीदते रहे रशिया से, कभी रोका नहीं बीच में, अब और बढ़ा दिया है। तो ईरान की बात, जब अमेरिका ने पहले भी कहा था ईरान से अपना आप ऑयल नहीं खरीदेंगे, बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा कि राष्ट्र हित की तरह से हम डिसीजन लेते हैं। जब कोविड की जैसी महामारी आई तब भी हमने राष्ट्र के हित के लिए काम किया, तो राष्ट्र प्रथम के साथ ये रखते हैं। एक और बात है कि ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हमारा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क हो। संपर्क रखना चाहिए अपने क्षेत्र में। मान लो अब हम यहाँ रहते हैं कृष्णा नगर में, सेक्टर 63 में, और आसपास इतने लोग हैं। यहाँ पे कुछ लोग प्रभावशाली होते हैं, वो लोग क्योंकि समाज में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है, उनकी समाज में इज्जत होती है, लोग उनकी बात सुनते हैं, तो उन लोगों से संपर्क कंटिन्यूसली साध के रखना चाहिए। हम उनके, तो वही बात मैं आज कहूँगा, जिसने जीवन में किसी काम को अपने जीवन में अपनाया है, वही का वही सेंटेंस, वही का वही वाक्य, वही बात दो व्यक्ति से कहलवाओगे तो जिसका समाज में अधिक प्रभाव है उसकी बात लोग ज़्यादा मानेंगे। तो हमें अपनी बातें, आज हम हिंदू समाज के को एकत्रित करने की भी बात करते हैं, हम कई तरह की चीज़ें और बात करते हैं, तो हम उन्हीं बातों को ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के थ्रू अगर करते हैं, उसको कन्विंस कर देते हैं, तो 50 लोग और कन्विंस हो जाते हैं। तो संपर्क की आवश्यकता है। और हमारी एक और बात को हम लोग आजकल बहुत ध्यान में दे रहे हैं, वो है महिलाओं को प्रोत्साहित करना। अगर हमारे देश में 50% महिला वर्ग है, जिसका बहुत बड़ा योगदान समाज में है, परिवार में है, फैमिली वैल्यू सिस्टम में है, बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनमें संस्कार देने में है, परिवार को चलाने में, एकजुट रखने में महिलाओं का इतना बड़ा योगदान है,
तो उसके कारण उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हो जाती हैं। अब उन्हें खाना भी बनाना है, उनको घर का भी काम करवाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, तो उनकी कुछ विशेष जिम्मेदारियां होती हैं जिसके कारण उनकी कुछ लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन उन चीज़ों को हम समझते हुए अपनी कार्य पद्धति में इनकॉर्पोरेट करते हुए महिलाओं को अपने समाज के साथ में रखेंगे तो जो 50% का वर्ग है, हमारा पॉलिटिकल एम भी है, अगर हम ये सब करते रहें और इलेक्शन ही ना जीते तो क्या फ़ायदा। अगर हम इलेक्शन अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए और वोट नहीं ले पाए तो हम लोग, हमारा तो कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का एक महत्वपूर्ण पर्पज़ है पावर होना चाहिए। अगर हम अपनी बात को तब महत्वपूर्ण तरीके से कह सकते हैं जब हमारे पास लीवर ऑफ पावर्स हो, सत्ता में हमारी भागीदारी सीधी है, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यह तो कुछ पद्धति के हिसाब से ध्यान रखने की बातें जो मुझे कहनी थी। और फिर कार्य पद्धति का आधार क्या है, 4-5 बातें हैं जो कि हमारी कार्य पद्धति का आधार है। वो हमने विशेषताएं तो बता दी, लेकिन वो विशेषताएं कहाँ से बढ़ी, संगठन कैसे मजबूत हुआ, कैसे हम इतनी बड़े सत्ता में इतनी बड़ी भागीदारी हुई और कैसे इतने 70-75 वर्ष के बाद भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पे कुछ कार्य पद्धति में जिन लोगों ने, जो हमारे मार्गदर्शक थे, जिन लोगों ने इस संगठन की संरचना की, चाहे पूरा परिवार, 30 से ऊपर हमारे संघ परिवार के संगठन है, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में अग्रणी है, हर क्षेत्र में समाज में उनकी पहुंच है और उन सब का लाभ भी हमें मिलता है। तो वह सारे उस पूरी विचार परिवार जिसको कहते हैं, उसके आधार क्या है, सामूहिकता, यानी डिसीजन शुड बी कलेक्टिव। आप भी ले रहे हो डिसीजन, लेते हैं, पदाधिकारी को लेना होता है, कुछ मंडल अधिकारी हैं उनको डिसीजन लेना है, अध्यक्ष जी को लेना है, महामंत्री जी को लेना है, कुछ डिसीजन लेने हैं, लेकिन उनको उन विषयों पे चर्चा करके सामूहिकता के साथ कलेक्टिव डिसीजंस के ऊपर अराइव करना उस बात को, यह जरूरी है। उसी डिसीजन को हम थोपने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा। तो सामूहिकता, कलेक्टिव डिसीजन और सकारात्मक पॉजिटिविटी, कितना ही अंधकारमय हमें लगता हो समय, लेकिन हमें आत्मविश्वास, विश्वास, फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड होना चाहिए। एक समय मनमोहन सिंह कहते थे हमारा तो इस देश में फ्रेजाइल 5 है, हम लोग तो विश्व में हमारा कोई स्थान नहीं है, हमको विश्व में सब लोग अपना, मतलब डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारी डिफेंस उतनी अच्छी नहीं है। तो एक नेगेटिविटी का भाव था, हमें लगता था कि हम तो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं, हम लोगों का कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, फ्यूचर नहीं है। लेकिन मोदी जी जैसे ही केंद्र में आए, उन्होंने एक परसेप्शन, पॉजिटिविटी, विकसित भारत, आत्मविश्वास, अपने देश के प्रति स्वाभिमान, इस सब को जगाया और उसके कारण आज एक परसेप्शन बदल गया। और परसेप्शन केवल हमारा ही नहीं बदला, एकदम 11 साल में सब कुछ आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो गया। भारत में ऐतिहासिक रूप में हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, कोई 11 साल में बढ़ गई ऐसा नहीं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे अयोध्या, हमारे मथुरा, हमारे काशी, कुंभ, ज्ञान भंडार, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें बहुत बदलाव आया है। लेकिन इसका पोटेंशियल पहले भी था, लेकिन पॉजिटिविटी माइंड में नहीं थी, लोगों में नकारात्मकता की भावना आ गई थी। तो उस परसेप्शन को पूरी तरह, तो सकारात्मक भाव के साथ हमारी कार्य पद्धति का एक दूसरा आधार है। तीसरा है अनुशासन। अगर हमें कोई बात गलत भी लग रही है, किसी बात को हमें लगते तो किसी की कमी लग रही है, तो उसको कंधे से कि भाई 2 मिनट हमें आपको अलग से बात करनी है, उसको पूरी, आप ये नहीं कि मेरे को पसंद नहीं आया तो खड़े होके चल दिए, भाषण चल रहा है, कोई और चल रही है, कार्य की प्रणाली चल रही है, हम लोगों ने अनुशासनहीनता करी। तो तीसरा है अनुशासन को हम लोग बहुत महत्व देते हैं उसके लिए, और सहयोग, आपस में सहयोग की बात है, और टीम भावना। तो कार्य पद्धति के आधार तत्व क्या हैं? सामूहिकता, सकारात्मकता, अनुशासन, सहयोग और टीम भावना। कोई भी काम कर रहे,
तो आज एक व्यक्ति आज इस काम में नहीं आ पाया या नहीं आया, लेकिन हम उसको भी उतना ही मान के चलते हैं कि वो भी हमारी टीम का सदस्य है। तो यह पूरी तरह से कुछ विशेषताएं जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब संगठन के लिए आवश्यकता क्या है? कार्यालय होना चाहिए। हमारा एक जगह कार्यालय होना चाहिए। इसके लिए अमित शाह जी ने पीछे कितनी कोशिश करी कि अगर हमारे 650 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कार्यालय हो। उस कार्यालय में कोशिश रहती है कि कार्यकर्ता कार्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा आए, बैठे, वहाँ पे वो लोग बातचीत करें, तो उससे सहयोग समर्थन आपस में बनता है। बन जाओ ना, हाँ, तो सहयोग समर्थन बनता है। तो हमें कार्यालय की आवश्यकता है। उसमें कार्यालय हो, लेकिन बिल्डिंग से कार्यालय नहीं बनता। कार्यकर्ता आने चाहिए, वहाँ बैठने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और उसके साथ फिर उस कार्यालय की जो आवश्यकताएं, इंटरनेट हो, फर्नीचर हो, बेसिक पानी वगैरह की अवेलेबिलिटी हो, इक्विपमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें कार्यालय की पूरी व्यवस्था कोशिश रहती है। तो उससे क्या होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो संगठन और मजबूत तरीके से काम कर सकता है। उस कार्यकर्ता की भी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो यह भी बहुत कार्यालय का बहुत महत्व है हमारी कार्य पद्धति में। विचारधारा, उसके बाद कार्य पद्धति की विशेषताएं, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, संगठन का उसके आधार और उसके साथ कार्यालय की आवश्यकता, यह भी हमारी कार्य पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम केंद्रीय कार्यालय में देखते हैं तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब तरीके का काम होता है। किसी को मीटिंग करनी है, किसी को कुछ काम करना है, टाइपिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है, कंप्यूटर चाहिए, डेटा सारा होना चाहिए। डेटा ही नहीं हो तो आप किससे संपर्क करोगे? आज डेटा एक महत्वपूर्ण हमारे लिए पावर सेंटर बन गया है। हमारे पास तुरंत एक क्लिक ऑफ मैसेज पे हम मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ स्तर तक अपनी बात को पहुंचा। तो ये सब एक तरीके से कार्यालय की पूरी व्यवस्था, उसको इक्विपमेंट की तरह से काम करके चलते हैं। एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे साथ जब नए नए कार्यकर्ताओं को तो जोड़ना ही, आज हम ही जुड़े हैं, हमें भी किसी ने जोड़ा है, आप भी किसी को जोड़ेंगे। तो नए लोगों को जोड़ने का तो काम रहता ही है, नहीं जोड़ेंगे तो विस्तार कैसे होगा। लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान, ये कई बार हम लोग देखते हैं कि हम इग्नोरेंस के कारण उनको इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने संगठन की स्थापना की है, जिन लोगों ने मेहनत की है, उनको कोई पद, क्योंकि एक लेवल के बाद तो पद बार बार तो रिपीट हो नहीं सकते, लेकिन उनको हम सम्मान दे सकते हैं, यह बहुत ज़रूरी है। तो यह भी ज़रूरी है। और जीवंत संगठन होना चाहिए, कंटिन्यूसली लाइवली होना चाहिए। आपस आओ तो अच्छा लगे, मैं आ रहा हूँ, मुझे हंस बोल के किसी ने बात की, नमस्ते किया, आपस में हाथ मिलाया, बातचीत किया, तो एक जीवंतता आ जाती है। परिवार में भी आप गए, शाम को गए और घर में किसी ने आपको कहा चलो पानी का गिलास पूछ लिया, बैठो चाय पियोगे क्या, तो एकदम अच्छा लगता है। नहीं तो अपना एक अलग तरह का वातावरण कई बार हो जाता है, तो वो नहीं रहता। तो जीवंत होना चाहिए। और फिर जैसे संवाद की बात की, संवाद के लिए आवश्यकताएं क्या है? अगर संवाद करते हैं तो कोई बताएगा? संवाद एक महत्वपूर्ण अंग है अपने कार्य पद्धति का आपस में, तो उसकी क्या आवश्यकता है, कोई बताएगा? कोई ध्यान में आता हो बोलो, नहीं तो वन साइड कम्युनिकेशन हो जाएगा। हाँ, संवाद महत्वपूर्ण कड़ी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का। हाँ। हम पार्टी की विचारधारा को कैसे दूर तक किसी समाज में पहुंचा सकते हैं, किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। बिना संवाद के किसी से बात ही नहीं करती, तो हम उस चीज को पहुंचाएंगे कैसे, बताएंगे कैसे, अपनी कार्य पद्धति को कैसे आगे बढ़ाएं? नहीं, संवाद की महत्वता तो सब जान गए। क्या संवाद के लिए क्या चाहिए? समाज के लिए तो व्यक्ति चाहिए। हाँ, जैसे 2 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, एक समूह बनाएंगे, उसमें हम अपने समाज, हाँ, विचारों का आदान प्रदान, हाँ हाँ तभी आगे उसको बढ़ाएंगे। हाँ, व्यक्ति की आवश्यकता। और कोई आप बोलो। हाँ हाँ हाँ
हाँ तो उसमें तो भाजपा संगठन के प्रचार प्रसार का जो माध्यम बता रहे थे, तो उसमें एक तो माउथ कम्युनिकेशन, हाँ एक तो अपना मीडिया में हाँ हाँ एक माउथ, हाँ माउथ टू, हाँ वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ तो उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। तो संवाद के लिए और संवाद से एक चीज ये होती है कि लोगों से कनेक्टिविटी तो होती है, लेकिन मतभेद दूर हो जाते हैं, मतभेद दूर हो जाते हैं। हाँ ये महत्वपूर्ण बात कही है। कई लोगों में कुछ मतभेद हो गया है, तो मतभेद दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। अगर यहाँ पे 70 लोग हैं, अब किसी एक विषय पे सब 70 का एक ही मत तो नहीं हो सकता, है ना। सबका अलग अलग, कोई कहेगा कि भाई किसी एक विषय में कि यहाँ पे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कोई कुछ कहेगा, तो व्यक्ति के विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम सबका मनभेद नहीं है। कारण क्या है? हाँ हाँ दो, बिल्कुल आपको पहले हम लोग